No bunking lectures. शुरू करूं। लास्ट लेक्चर में परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टॉपिक के अंदर हम भी स्टडीड रिगार्डिंग टेंडर, वैलिडेशंस ऑफ टेंडर, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस फुल्ली। जब पूरा प्रॉमिस नहीं निभा पाता है, पार्शियल निभा के छोड़ देता है और वापस कंटिन्यू करने की कोशिश करता है। वी वेंट टू सक्सेशन एंड असाइनमेंट, वी वेंट टू अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। यहाँ तक का पार्ट हमने, और उसने हु कैन परफॉर्म 5 लोग, हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस 4 लोग। फिर इफेक्ट ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स के अंदर जॉइंट लायबिलिटी होती है, तो तीनों के तीनों जॉइंटली सभी लायबल है। डेथ के अंदर जॉइंट लायबिलिटी क्या हो जाती है, एलआर की हो जाती है, और सबके मरने में सबके एलआर की। इंसॉल्वेंसी के अंदर उसका अनपेड बाकी लोग शेयर करते हैं इक्वल प्रोपोर्शन में, और किसी को क्या कर दिया, वेव कर दिया, बाकी लोग वेव होते नहीं है, पर उनका लायबिलिटी टुवर्ड दी अदर्स कंटिन्यू रहता है। ये स्टोरी हमने हिमांशु नेक्स्ट लेक्चर में देखी थी। बोल हाँ या ना? बराबर है? क्लियर है? क्लियर है? चलिए एक स्टोरी से शुरू करते हैं आज का सेशन। नवांशी, time as essence to the contract is a topic we are discussing. Time as essence to the contract. तो क्वेश्चन कहता है कि अगर टाइम, कॉन्ट्रैक्ट में टाइम स्पेसिफाइड है, कॉन्ट्रैक्ट में टाइम स्पेसिफाइड है, तो क्या टाइम एसेंस बन जाएगा हिमांशु? हाँ या ना? टाइम इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या टाइम एसेंस बन जाएगा या नहीं? बन जाएगा। अगर टाइम एसेंस है और टाइम पे परफॉर्म नहीं हुआ, तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? बताओ। स्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। एनफोर्सेबिलिटी की क्लासिफिकेशन बेटा, क्लासिफिकेशन बाय एनफोर्सेबिलिटी। वॉइडेबल। Yes, it will be which contract? Voidable. It will be which contract? Voidable. अब ध्यान से सुनते जाओ इस स्टोरी को। कानून कहता है टाइम को बताने से टाइम एसेंस नहीं होता। टाइम को बताने पे टाइम एसेंस नहीं होता। वही टाइम एसेंस होता है टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, कंडक्ट ऑफ पार्टीज के बेसिस पे, या सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस के बेसिस पे टाइम एसेंस माना जा सकता है। लेकिन हर जगह पे जहाँ पे टाइम बताया गया हो वहां पे टाइम एसेंस है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, आपको कुछ समझ में नहीं आया, सिर्फ ऐसा ऐसा किया बट समझ में नहीं आया। तो समझ में आने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। हिमांशु कटारिया की शादी हो चुकी है। मुबारक हो हिमांशु। एकदम ब्लश करता है, एकदम जबरदस्त ब्लश करता है। शादी के बाद बीवी का नाम जो है पूजा है, और सुबह उठ के हिमांशु पूजा करता है। किसकी पूजा करता है हिमांशु? भगवान की पूजा करता है। सुबह सुबह वो किसी फूल वेंडर से फूल मंगवाता है, चनिता। और वो फूल दो दो रीजन से मंगवाता है। एक, पूजा करने के लिए, दूसरा पूजा के लिए। सुबह सुबह पूजा होती है, हिमांशु फूल लेके उसको क्या बोलता है, डिलीवर करता है सीधी भाषा में। और रोज का एक हिसाब किताब है। अब ध्यान से सुनना कॉन्सेप्ट को। अगर मालिक को पता है कि हिमांशु भैया सुबह 6 बजे भगवान की पूजा करते हैं और 7:30 को खाना पीना बना के निकल जाते हैं ऑफिस जाने के लिए 8 बजे, अगर फूल, और मैडम को भी वो फूल हिमांशु भैया ही रोज रोज रेड रोज डिलीवर करते फिर चले जाते घर पे। अब होता क्या है, अगर माली कोई दिन 1 घंटा 1.5 घंटा लेट लेके आए फूल, तो जब तक वो फूल लेके आए
तब तक तो हिमांशु भैया की पूजा हो चुकी थी, टिफिन बन चुका था, खुद बना के खुद निकलने की तैयारी कर रहे थे। तब कौन आ गया? माली फूल लेके आ गया। अब आप कहोगे सर इन दिस केस जो भगवान के फूल चढ़ाए हुए थे वो वो मना कर सकता है हिमांशु कि नहीं चाहिए क्योंकि भगवान की पूजा हो चुकी है। लेकिन जो मैडम जी के लिए फूल चाहिए पूजा के लिए, वो फूल तो उसे लेने चाहिए क्योंकि उसमें उसमें आधा घंटा लेट फूल ले या आधा घंटा जल्दी ले, क्या फर्क पड़ता है? मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, कॉन्ट्रैक्ट को समझने पे समझ में आता है कि टाइम एसेंस है या नहीं। टाइम को बताने पे टाइम एसेंस नहीं हो जाता। साक्षी दोषी ने आजू बाजू के रेस्टोरेंट से एक चाइनीज चाइनीज फूड ऑर्डर किया। आपने पूछा कब तक आएगा मैडम? मैडम ने पूछा कब तक आएगा, तो उन्होंने बोला हाफ एन आवर में आ जाएगा। अब हाफ एन आवर के बोलने के बावजूद अगर साक्षी वो 45 मिनट्स पे पहुंचता है, दैट इज फाइन। यू कैन से आई हैव अ कॉन्ट्रैक्ट पॉइंटेबल, आई कैन कैंसिल इट, नहीं। पर अगर उससे कहो कि मुझे 30 मिनट्स के अंदर चाहिए, नहीं तो मैं नहीं ले सकती, मुझे कहीं जाना है, तो आपने टर्म्स क्रिएट कर दिया कि मुझे चाहिए ही चाहिए, नहीं तो नहीं चलेगा। तो क्या बन गया वो टाइम? तब टाइम एसेंस बना, नहीं तो डोमिनोज ने एक ऐड निकाला था 30 मिनट्स नहीं तो फ्री। किसको पता है जब आप बचपन में होंगे, बहुत ज्यादा बचपन, 30 मिनट्स नहीं तो फ्री, तो 30 मिनट्स नहीं तो फ्री, तो टाइम एसेंस बना दिया कि अगर नहीं दिया 30 मिनट में तो फ्री में लेके जाओ, मतलब कैंसिल कर दो, कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। तो उसने एक्सप्रेस करके कॉन्ट्रैक्ट को टाइम एसेंस बनाया। अरे एम्बुलेंस मंगवाई, एम्बुलेंस, अरे उसमें टाइम बोलना नहीं पड़ता हिमांशु, एम्बुलेंस बुलाइए मतलब टाइम एसेंस है, टाइम इंपॉर्टेंट है। हिमांशु की शादी है, शादी में गाड़ी को सजाने के लिए फूल का ऑर्डर किया है। तो जब बंदा कहता है कि कल शादी है, सुबह को 10 बजे का मुहूर्त है, 8 बजे गाड़ी निकलेगी, तो भैया 7 बजे लेके आ जाना, तो टाइम एसेंस हो गया। क्यों? फूल चाहिए शादी के तैयारी के लिए, टाइम एसेंस बन गया। तो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, टाइम एसेंस समझना पड़ेगा, बाय हार्ट नहीं कर सकते। It is subjective in nature. It's not something what you define by law. It's something what you understand by law. Hello. अब टाइम एसेंस है या नहीं कैसे समझ में आएगा आपको? समझा? टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कंडक्ट ऑफ पार्टीज, सकम, चांसेस ऑफ द केस। अब यहाँ पे हम जो शेयरिंग विद यू समथिंग, उसको देखो। नहीं यार, वापस मैंने यही वाला नोट्स निकाला जो कल निकाला। The phrase time as essential to the contract means that performance within time is most vital condition of the contract. इसको लाइन को ध्यान से पढ़िए। टाइम एज एसेंस का मतलब होता है कि परफॉर्मेंस उस समय में हो जाना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है उस कॉन्ट्रैक्ट की। समय से पूरा होना सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, तो उसे टाइम एसेंस कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। कब होता है? वेदर टाइम इज एसेंस टू द कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन डैश, इंटेंशन ऑफ पार्टीज। जल्दी दो, ट्रेन मिस हो जाएगा, अपने इंटेंशन बता दिया। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉलिंग एम्बुलेंस, या फिर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज 30 मिनट्स नहीं तो फ्री। हेलो, ये तीन बेसिस पे आप समझ पाओगे कि इंटेंशन ऑफ पार्टीज, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से समझ पाओगे टाइम एसेंस है या नहीं। अगर है तो फिर क्या होगा, और नहीं है तो क्या होगा? तो यहाँ पे देखो, बिफोर आई डू दिस, टाइम एसेंस है या नहीं है? दिशा अगर है, कॉन्ट्रैक्ट कौन सा बनेगा?
वॉइडेबल अगर नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना चाहिए। कब तक हो जाना चाहिए परफॉर्म? रीजनेबल टाइम में परफॉर्म हो जाना चाहिए। अगर वॉइडेबल था तो दो बातें होगी, या तो कैंसिल करोगे या तो कंटिन्यू करोगे। कैंसिल करोगे तो डैमेजेस क्लेम कर पाओगे अगर हुआ है तो, अगर कैंसिल नहीं तो कंटिन्यू करोगे तो वो वैलिड माना जाएगा, और फाइनली अगर आपने स्पेसिफाई किया है तो आप डैमेजेस क्लेम कर पाओगे। अगर अगर टाइम एसेंस नहीं था और आपने रिजर्व टाइम में परफॉर्म कर दिया है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अगर टाइम एसेंस नहीं था और आपने रिजनेबल टाइम परफॉर्म नहीं किया है, तो वापस वो क्या बन जाएगा? वॉइडेबल माना जाएगा, जब आप उसमें डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो, कैंसिल भी कर सकते हो, कंटिन्यू भी कर सकते हो। हेलो, इसी को वापस थियरी में पढ़ते हैं। रीड दिस मच। Even where a time is specified for performance of a certain promise, that may not be essential to the contract. And one has to look at the nature of transaction and the construction of contract and intention of parties to identify time is essential to the contract or not. क्या लिखा है? टाइम को बताने से जरूरी नहीं है कि टाइम क्या बन जाए, एसेंस बन जाए। टाइम के बनाने के बाद भी कंडक्ट ऑफ पार्टी सकम सन ऑफ द केस नेचर ट्रांजैक्शन से ये समझ में आ सकता है कि टाइम एसेंस नहीं था। ये देखो, ये देखो, ये पूरा पार्ट पढ़िए शांति से, इतना। हाँ सर, यस, सारी હું એમ યાદ આપું છું, કોને ખબર છે? हाँ, बच्चों, आई होप आपने इतना पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा? पूरा पढ़ा कि बाकी है? नहीं तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो है हमने यहाँ पे मेंशन किया इस फ्लो चार्ट में। बच्चों पहला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है वो क्या कहता है कि अगर टाइम एसेंस है कॉन्ट्रैक्ट का तो आपको परफॉर्म करना है विद इन फिक्स टाइम। अगर आप नहीं कर पाते हो तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल माना जाएगा। वॉइडेबल पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो कैंसिल करो या तो कंटिन्यू करो, बराबर है। अगर एसेंस नहीं था तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल माना नहीं जाएगा, यानी आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, भले ही डिलेड हो चलेगा, लेकिन आपको डैमेजेस मिल सकते हैं।
लेकिन अगर आपने रिजनेबल टाइम के बियॉन्ड भी डिलीवर नहीं किया तो फिर वो अवॉइडेबल माना जाएगा। यानी रिजनेबल परफॉर्म किया है या तो नहीं किया, किया है तो बहुत अच्छा, नहीं किया है तो तभी अवॉइडेबल माना जाएगा। डू यू अग्री? हेलो हेलो। 7:30 के बदले 7:40 को पाव भाजी आया, दाक्षी कैन नॉट कैंसिल इट। पर अगर पाव भाजी 8:45 को या 9:45 को आया तो मैं कितना लेट आएगा तू, क्या करूं मैं अभी, आई डोंट वांट दिस पाव भाजी एनी मोर, तो अवॉइडेबल हो गया। यू मे कैंसिल, यू मे कंटिन्यू। बट 7:45 टाइम एसेंस नहीं था। अरे मैंने कहा था उसे, मेरा ट्रेन था, मिसिंग माई ट्रेन, तो आपने एक्सप्रेस किया था तो टाइम एसेंस बन गया। ये स्टोरी है इस चीज का। आर वी क्लियर विद दिस? तो क्या सीखा? टाइम एसेंस है या तो नहीं है तो दो बातें हो गई, आंसर किया या तो नहीं किया, कैंसिल किया या तो नहीं। और अगर नहीं है एसेंस तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, क्योंकि रिजनेबल टाइम तक कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर रिजनेबल टाइम में परफॉर्म नहीं किया तो फिर वॉटेबल माना जाए। आगे जाओ, इसको इंपॉर्टेंट मान के चलो। ये पार्ट हो चुका है, नीचे का पार्ट हो चुका है, ये हो गया है। ठीक है, और ये चीज जो है ना, ये सब हो गया। दिस इज द ओनली थिंग लेफ्ट। एक है रेसिप्रोकल प्रॉमिस और एक है टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। दोनों सिंपल चीजें हैं, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, फिर हम रिकैप करके चैप्टर को क्लोज कर देंगे। देखो, रेसिप्रोकल प्रॉमिस यानी क्या? रेसिप्रोकल प्रॉमिस शब्द को हमने अग्रीमेंट शब्द में पढ़ा है। अग्रीमेंट के शब्द में प्रोमिसेस के सेट को हम अग्रीमेंट कहते हैं, और उसी बेसिस पे प्रॉमिस के अगेंस्ट प्रॉमिस को हम रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहते हैं। सर अलग क्या है? देखो ध्यान से। Promises which forms consideration or part of consideration for each other is called reciprocal promise. अब यही अग्रीमेंट का डेफिनेशन था। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन टू ईच अदर इज कॉल्ड अग्रीमेंट। तो निष्का, आप जेन्युइनली देखो तो आपका दोनों का डेफिनेशन सेम है। हेलो। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस में द्राक्षी, लक्ष्य, हिमांशु, श्रेयांश, क्या फर्क होगा एज कंपेयर टू अग्रीमेंट, जब दोनों का मीनिंग सेम है? तो बता सकता है? दिशा, बताओ। श्रेया, people keep your videos on if possible. हिमांशु, माही, भूमिका, मुस्कान, बढ़िया, अनीता, कम ऑन फास्ट। डीजे पटनी, क्या लगता है तेरे को? तुमको कुछ ट्राई करना है, तुमको कुछ ट्राई करना है सर, हमको ट्राई नहीं करने का। नकुल को ट्राई करना है, नकुल। नकुल हाँ हाँ बोलता है, नहीं वही समझ में नहीं आता उसका, हर आंसर में ऐसा ऐसा होता है, समझा ही नहीं कि हाँ के लिए बोला है ना के लिए। ध्रुव भार्गव ने स्माइल दिया। ध्रुव भार्गव को ऐसा लगता है उसका इंटरनेट चल ही नहीं रहा है, इतना कांस्टेंट होता है, लगता है फ्रीज हो गया। चलो मंथन सर आ गया है। चलो सुनो, आपको जेन्युइनली है ना ये सब चीजें सीखने की इच्छा होनी चाहिए कि ऐसा क्यों, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों। लॉ को फाउंडेशन से पढ़ना शुरू करोगे अच्छे से तो यू विल बी लविंग द लॉ मोर। अब है ना, अग्रीमेंट में ना सिर्फ ये बोल दिया कि प्रॉमिस के सेट को क्या कहते हैं, अग्रीमेंट कहते हैं। लेकिन वो प्रोमिसेस निभाने की जब बारी आती है हिमांशु, तो वो प्रॉमिस क्या एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक दूसरे के प्रॉमिस पे डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, या पैरेलल है? वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस बताता है। सर क्या बोल रहे हो, मैं समझाता हूँ। दिस विल नाउ यूल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम स्पीकिंग टू। अगर दाक्षी दोषी बोले कि आई वांट टू पेंट माय हाउस एंड ही शी अग्रीज टू पे ₹10,000 टू अ पेंटर, बट पेंटर सेज दैट कि provided you give me the material along with the paint material and everything what I need, a paintbrush,
then I'll be ready to do it for you at rupees 10,000. It shall be available by 10 a.m. morning. Rashi says, fine, it will be available at 10 a.m. morning. अब प्रॉमिस दोनों साइड से है कि पैसा मिलेगा, काम करना है, और डिलीवरी के लिए राक्षी को क्या देना है? उसे पेंट देना है। अब पेंटर का प्रॉमिस पेंट करने का राक्षी के पेंट ब्रश और पेंटिंग मटेरियल के डिलीवर करने पे निर्भर है। इसे कहते हैं ऐसा प्रॉमिस जो किसी के प्रॉमिस पे डिपेंडेंट है। तो हम रेसिप्रोकल प्रॉमिस कॉन्सेप्ट को क्यों सीख रहे हैं हिमांशु? ये सीखने के लिए क्या प्रॉमिस इंडिपेंडेंट एक दूसरे से है, क्या प्रॉमिस डिपेंडेंट है एक दूसरे से या नहीं। प्रॉमिस का शब्द तो सेम ही है अग्रीमेंट में भी और रेसिप्रोकल प्रॉमिस में, तो शब्द तो मीनिंग दोनों का सेम ही है, बस शब्द के बाद क्या इंपॉर्टेंट है? बाइफर्केशन। किस चीज का बाइफर्केशन? सर कौन किस पे काम डिपेंडेंट है, वो बाइफर्केशन यहाँ पे आता है। तुमने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कंसेप्शन देखा था, वो उसमें ये नहीं था कि पहले कौन करेगा, दोनों बाद में करेंगे, दोनों पहले करेंगे, वॉटेवर। बट यहाँ पे आपको ये समझ में आता है कि एक दूसरे का प्रॉमिस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है या नहीं। जैसे हमने एग्जांपल क्या लिया अभी, पेंटिंग वाला एग्जांपल नंबर, तो घर बनाना है, सीमेंट और सब चीजें आपको देनी है। अब वही चीज आप लेके नहीं आओगे तो मैं कैसे परफॉर्म करूंगा? मैं तो लेबर वर्कर हूँ। तो मेरा प्रॉमिस आपके प्रॉमिस पे डिपेंडेंट है। एग्जाम्पल नंबर 2, हमने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपको मैं 2 लाख रुपए दे दूंगा, सब आपका, माल बाल सब आपका, एडवांस एडवांस नहीं मिलेगा, काम होने के बाद मिलेगा। तो आपने काम शुरू कर दिया, आपका काम होना मेरे प्रॉमिस से डिपेंडेंट नहीं रहा। नेचर ये ऐसा है कि आप काम करोगे, मटेरियल लाओगे, काम करोगे, फिर पैसा दूंगा, म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट हो गया। या फिर ऐसा काम जहाँ पे हम कैश सेल करते हैं साक्षी, जहाँ पे मेरा प्रॉमिस आपके प्रॉमिस से कनेक्टेड है, आप एक हाथ से लो एक हाथ से दो। जैसे हम कोई खाना खाने जा रहे हो, कुछ चीजें खरीदते हो कैश पे, तो वो सब क्या है? सर आधा किलो रत्नानी सेव देना, सेव लिया, पैसा दिया। म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट पैरेलल है। एक प्लेट पानी पूरी देना, म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट। कपड़ा खरीदा, 500 रुपये दिया, टी शर्ट लिया, म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट। तो मेरे को क्या सिखाना था? रेसिप्रोकल प्रॉमिस सीखना से पहले उसके काइंड सिखाने थे, काइंड्स। ये 3 काइंड्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट, म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट एंड म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट। तो निष्का, प्लीज रीड दिस 3 लाइंस, थ्री कॉन्सेप्ट्स ऑफ काइंड्स ऑफ दिस सेम, एंड उसके सामने के 2 एग्जाम्पल्स मैंने जो कंसिडर करे हैं उसको देख लीजिए, तो आपका काम खत्म हो जाएगा। एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी तक आया नहीं है। पढ़ लिया सब लोगों ने? हेलो, हेलो, तीनों हो गए क्या? चिरायो? अच्छा, वो वाला पार्ट होमवर्क था, बेसिक था। चलो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। छोटा सा रिकैप टू दिस एंटायर चैप्टर।